नमस्कार विद्यार्थियों। तो हमारा टॉपिक हमने शुरू किया था चतुर्भुजों को समझना। तो हमारा इस टॉपिक की हमारा आज क्लास रहेगी दूसरी। और अभी तक हमने क्या देखा कि इसका परिचय देखा है और परिचय ही चल रहा है। मतलब हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं ना, उस टॉपिक का हमारा बेसिक है वो ही चल रहा है अभी। तो पिछली कक्षा में भी हमने इस टॉपिक का बेसिक देखा और आज भी जो बचा हुआ है वो बेसिक देखेंगे। क्योंकि जब हमारा बेसिक कंसेप्ट मजबूत होता है तो फिर एक भी उस प्रश्नावली के अंदर ऐसा सवाल या क्वेश्चन नहीं होता जो हम नहीं कर पाते। रियलिटी ये बताती है, ये बताता हूँ मैं भी। अगर आपको किसी चीज को करना है तो आप उस टॉपिक का बेसिक पकड़िए। क्या करना हमें? बेसिक। और मेरा पढ़ाने का ये तरीका है कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो पहले उसका बेसिक क्लियर कराता हूँ। मैं खुद भी बेसिक क्लियर ही करता हूँ और जब तक मैं बेसिक क्लियर नहीं करता तो मतलब ना तो पढ़ाने का स्वाद आता है ना पढ़ने का। जैसे आपने इस टॉपिक में है ना, आकृति दी हुई होगी हमें और हमें ये पूछ लिया चलो बहुभुज बताइए। अब जैसे मैंने सीधे क्वेश्चन उठा लेता, पहला ही क्वेश्चन हमारा आकृति दी हुई है और उसमें हमें बोलेगा चलो आप है ना इसमें बहुभुजों को समझिए। अरे जब हमें पता ही नहीं है कि बहुभुज कहते किसे, तो हम कहाँ से निकाल बता देंगे कि सर ये आकृति बहुभुज होगी या आकृति बहुभुज नहीं होगी। रियलिटी रियल में नहीं बता सकते। इसीलिए जब भी हमें किसी टॉपिक को पढ़ना होता है तो पहले इस टॉपिक का कंसेप्ट तैयार करिए, बेसिक कंसेप्ट। अगर आपका इस टॉपिक का, अब मैं आपको इस टॉपिक का बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ, अगर आपने इस बढ़िया तरीके से देख के इसका बेसिक कंसेप्ट अगर ढंग से तैयार कर लिया तो फिर मैं गारंटी लेता हूँ आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा कि आप कर नहीं पा रहे हो। बस शर्त यही है, बेसिक कंसेप्ट जो करवा रहा हूँ वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। सीधी सी बात ये है, मेरे से पढ़ना है तो बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको ट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर करना नहीं पड़ेगा, ट्यूशन आप अपने आप कर लोगे। तो आई होप कि आपने पहली वाली क्लास बढ़िया तरीके से देखी होगी और बढ़िया तरीके से समझ में आई भी होगी आपको। लेकिन एक बार आपको मैं क्या है कि रिवाइज भी करवा देता हूँ, अगर नहीं समझे आपने तो भी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो शुरू करते हैं हमारा। तो देखियो, पहला बार क्या था, सरल वक्र। तो हम क्या करते हैं, फास्ट रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। तो एक बार क्या है कि आपको भी दिमाग में जो थोड़ा बहुत डाउट है वो क्लियर हो जाए। सरल वक्र किसे कहते हैं? तो वे वक्र जो खुद को नहीं काटते सरल वक्र कहते हैं। बस ऐसे याद रखना, कोई भी आकृति बना रहे हैं तो वो लाइन को नहीं काटनी चाहिए। जिस रेखाखंड से हम जो जो हम रेखाखंड खींचेंगे उस आकृति को बनाने के लिए वो रेखाखंड अब कटने नहीं चाहिए। इसका मतलब हो जाएगा कि खुद को वो काटते नहीं है, उसे क्या कहते हैं, वक्र। तो आप यहाँ याद रखना कि हम जो भी आकृति बनाए तो वो रेखाखंड है वो कटना नहीं चाहिए। यदि कोई हम बहुभुज बनाते हैं उसमें किसका उपयोग करते हैं, रेखाखंडों का, तो रेखाखंड है वो ऑप्शन कटने नहीं चाहिए, तो वो सरल वक्र हो जाएगा। बंद वक्र का मतलब होता है कि कोई भी हम जो आकृति डायग्राम बना रहे हैं वो बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तीन तरीके से, अब जैसे मैंने मकान बना रखा है, मकान बनाया हमने, ऊपर से छत खुली पड़ी है, छत डालेंगे तभी तो वो बंद होगा ना। तो वही बात है, कोई भी डायग्राम बना रहे हैं वो बंद होना चाहिए, वो खुला नहीं होना चाहिए। ये कोई भाषा आपने देख ली होगी, जिसके सिरे खुले हो, खुले सिरे को हम कहते हैं खुला वक्र। एक अब आता है बहुभुज। देखो बहुभुज को याद रखना, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र। देखो मैंने आपको अंडरलाइन करके भी दिया है, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। यानी तीन कंडीशन हमारी पूरी होनी चाहिए, यानी तीन शर्तें वो हमारी अगर वो पूरी हो रही है तो ही हम उसे बहुभुज कहेंगे, वरना बहुभुज नहीं कहेंगे। तो देखो रेखाखंड, सरल वक्र और बंद वक्र, ये तीनों शर्तें पूरी करता है वो डायग्राम हमारा क्या कहलाता है, बहुभुज। फिर हम बात करते हैं विकर्णों की। तो दो शीर्ष यानी आसन शीर्षों को छोड़कर दो शीर्षों को मिलाने पर बना रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। अब ये थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ मैं। देखो आसन शीर्ष किसी को समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी आपको टेंशन नहीं लेना, भाड़ में जाए बात।
समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना समझाने के लिए। हाँ मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि भाई हम पढ़ाते हैं बढ़िया, बच्चों को बढ़िया कंटेंट देते हैं, इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि समझ में आए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो बाद में जाने दो, हम अलग तरीके से समझेंगे। जो बच्चा जिस लैंग्वेज में जिस तरीके से समझेगा ना उस तरीके से समझाऊंगा मैं, लेकिन समझाऊंगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो, आपको समझ में नहीं आया कि आसन शीर्ष किसे कहते हैं, तो आप क्या करें, अगर आपको आसन समझ में नहीं आ रहा है कि आसन शीर्ष किसे कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दो। आप इतना याद रखो, आप जिस शीर्ष से विकेट डालने जा रहे हो उसके जस्ट पास वाले शीर्षों को छोड़ दीजिए। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने षटभुज ले लिया, एक बार आपको ये याद रखो आप, ये हमारा क्या है, षटभुज है। अब देखो, ए बी सी ई और ये हमारा एफ। अब देख लो, मान लो मैं ई से हमें क्या करना है, विकेट खींचना है, तो ई के जस्ट पास वाले शीर्ष कौन से हैं, डी और एफ है। देखो एक तो ये होगा जस्ट पास में डी, और एक कौन सा हो, ये हमारा एफ, दो होंगे ना, इनको छोड़ दो, बाकी पे आप खींचो, बाकी पे आप रेखाखंड खींचो, वो हमारे क्या विकेट, ई से हमने सी पे खींच दिया, ई से हमने बी पे खींच दिया और ई से हमने ए पे खींच दिया, ये हमारे क्या रेखाखंड है, ई सी एक रेखाखंड है, ई बी भी हमारे क्या एक विकिरण है, मतलब रेखाखंड से बना है, और ई ए भी हमारे क्या एक विकिरण है। मान लो मैंने ले लिया सी, तो सी के जस्ट पास वाले छोड़ दो, क्योंकि अगर आप खींचोगे ना तो जो रेखाखंड है उसे हम क्या कहते हैं, भुजा, तो उस बहुभुज की जो भुजा होगी ना, फिर वो विकिरण खींचोगे वो भुजा पे खींची जाएगी, तो विकिरण नहीं होगा। जैसे आपने सी से अब बी को मिला रहे हो, तो बताओ कहाँ से कैसे मिलाओगे, ऐसे तो मिलेगा, ऐसे मिलाएंगे तो ये तो हमारा क्या है, भुजा ही है इसकी, इसीलिए हम पास वालों को छोड़ते हैं। विकिरण का मतलब होता है तिरछी होनी चाहिए, मतलब, ठीक है। अब सी है तो बी और डी को छोड़ दो, अब मिला दो, ए को मिला दो, एफ को मिला दो और ए को मिला दो, तो ये हमारे क्या है, विकिरण। यही बात है यहाँ पे, आसन शीर्षों को छोड़ने का मतलब है कि आप जिस शीर्ष से रेखाखंड खींच रहे हो, विकिरण खींच रहे हो या विकिरण डाल रहे हो ना, रेखाखंड खींच रहे हो, तो आप उसके जस्ट बगल वाले पास वाले छोड़ दो, ठीक है, समझ में आया। तो ये आसन उसन समझ आता तो ठीक है, वरना अब समझ में आपको, मुझे लगता है आपको बहुत बढ़िया तरीके से आ गया होगा। अब देखो हम बात करते हैं आगे। हाँ, अब एक बात नोट लगा के मैंने लिखाई हुई है आपको, और ये बात आप याद भी रख लेना, विकिरण की शुरुआत हमेशा चतुर्भुज से होती है। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ, चलो इसको भी बता देता हूँ विकिरण की शुरुआत क्यों होती है। देखो, हमने एक त्रिभुज लिया, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी। चलो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ए से है ना विकिरण डालो, विकिरण खींचो, तो मैंने कहा पास वाले को छोड़ना है जस्ट, तो एक जस्ट पास में शीर्ष कौन सा है, बी, और एक जस्ट पास में शीर्ष कौन सा है, सी। तो हमारे पास और कोई शीर्ष है क्या रेखाखंड खींचने के लिए, नहीं है ना। पहला बात तो यही है कि इसीलिए हम त्रिभुज में से विकिरण नहीं खींच सकते। दूसरी बात, अगर आपको समझ में नहीं आया कि पास वाला पास इसके पास में नहीं है तो जस्ट दूर है, तो भी आप अगर ए से बी पे खींचोगे तो हमारी क्या है, ये तो त्रिभुज की भुजा ही है। अगर ए से सी पे डालोगे यहाँ पर, तो ये भी क्या है, भुजा ही है, तो विकिरण तो नहीं हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि त्रिभुज से हमारे विकिरण की शुरुआत होती है, वो हमारी चतुर्भुज से होती है, त्रिभुज से। अगर हमें कोई पूछे कि त्रिभुज में विकिरणों की संख्या बताओ, अब आपको दे दे कि मतलब एक त्रिभुज में विकिरणों की संख्या बताओ, त्रिभुज है, और त्रिभुज में विकिरणों की संख्या बताओ, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, विकिरणों की संख्या होगी साहब 0, क्योंकि हम त्रिभुज में कोई भी विकिरण नहीं खींच सकते, ठीक है। अब बात करते हैं अभ्यंतर और बहिर्भाग। देखो कोई भी डायग्राम हमारा, जैसे हमारा कोई भी डायग्राम ले लिया हमने, ठीक है, जैसे ये डायग्राम ले लिया हमने। अब इसका जो ये अंदर का भाग है ना, ये जो इसके अंदर का भाग है, ये तो कहलाएगा हमारा अभ्यंतर, और ये जो बाहर वाला भाग है
और ये जो बाहर वाला भाग है ये हमारा कहलाता है बहिर्भाग। ठीक है, तो इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। अभ्यंतर अंदर वाला और बहिर्भाग बाह्य, कोई भी डायग्राम है उसके जो बाहर वाला भाग है उसे हम कहते हैं बाह्य भाग। अब बात करते हैं उत्तल और अवतल की। तो इसको समझने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक तो विकिरणों के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। कोणों के आधार का मतलब पहले विकिरण के आधार पर बताता हूँ। देखो विकिरण हमने क्या देखा, अगर कोई भी विकिरण उस बहुभुज से बाहर बन रहा है, हमने कोई बहुभुज खींचा या बहुभुज बनाया और हम विकिरण, अगर हम उसके विकिरण डाल रहे हैं उस पर या विकिरण खींच रहे हैं, तो उसका विकिरण अगर उस डायग्राम से बाहर बन रहा है तो वो क्या होगा, अवतल बहुभुज। उत्तल नहीं होगा, अवतल। और अगर हमने विकिरण खींचा और वो विकिरण क्या है, अंदर आ रहा है उस बहुभुज के, तो वो हमारा क्या होगा, उत्तल बहुभुज। देखो दिया भी है और वैसे आपको बता भी देता हूँ मैं। मान लो ये कोई हमारा आकृति है, ठीक है, अब मान लो ये ए बी सी और डी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लो हमें डी से कोई विकिरण खींचना है तो हम विकिरण खींचा बी, ए से विकिरण खींचेंगे तो सी। अब बताओ ये जो विकिरण खींचे हमने एस सी और बी डी, ये हमारे दोनों विकिरण इसके अंदर है या बाहर है, तो दोनों विकिरण हमारे क्या है, अंदर है ना, अंदर। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे उत्तल, उत्तल बहुभुज। ठीक है, और अब एक डायग्राम अवतल में जो डायग्राम दिया उसी पे बता देता हूँ आपको। देखो ये हमारा ए बी, ये हमारा सी और ये हमारा डी। अब देखो हमने बी से, अब बी के जस्ट पास में कौन है, देखो एक तो सी है और एक ए है, तो इस पे तो हम विकिरण खींच नहीं सकते, तो बी से विकिरण डालेंगे डी पे। अब पहले देख लो विकिरण बी और डी, अब बी और डी हमारा क्या एक विकिरण है, तो बी और डी हमारा क्या एक विकिरण है। हमारा विकिरण कैसे, बी और डी। अब ये बी और डी देखो इस बहुभुज के अंदर आ रहा है क्या, तो बी और डी जो विकिरण है वो इस बहुभुज से बाहर बन रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा अवतल। और अब मैं आपको इस जस्ट कोण वाला भी बता देता हूँ। देखो कोण में देखो इस रेखा के ऊपर हमने जो कोण बनाया वो क्या है हमारा 180 डिग्री से बड़ा, तो जो कोण 180 डिग्री से छोटा होगा वो उत्तल बहुभुज होगा। और अगर किसी भी बहुभुज में एक कोण भी अगर उसका 180 डिग्री से बड़ा है तो वो हमारा अवतल बहुभुज हो जाएगा। ठीक है, ये अवतल बहुभुज होगा। अब देखो किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा कि सर ये 180 से बड़ा या छोटा कैसे हमें समझ में नहीं आया, तो देखो एक एक चीज को समझाते हुए चलूंगा आपको, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत है नहीं आपको। देखो अब मैंने क्या किया, ये कोण 180 डिग्री से बड़ा है, यही तो बात है। अब देखो कोई मान लीजिए सर हमें समझ में नहीं आ रहा है 100, ये कोण ना हमारा 180 डिग्री कैसे हुआ, 180 डिग्री से बड़ा कैसे हुआ, तो देखो आप सब इतना तो जानते ही होंगे कि एक सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री। एक सरल रेखा पर बना कोण हमारा कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। यानी ये कोण हमारा कितना डिग्री का है, 180 डिग्री का। ठीक है, अब देखो मान लो मैंने इसको बी और ये जो सी है हमारा इसको मैंने आगे बढ़ाया। अब मान लो मैंने इसे बी सी को आगे बढ़ा दिया और इसको मैंने नाम दे दिया एस। ठीक है, अब देखो ये कोण कितने डिग्री का होगा हमारा, ये जो दिख रहा है ये कोण हमारा कितना होगा, 180 डिग्री। अब जो इतना कोण हमारा 180 डिग्री का हो गया ये वाला इतना, तो हमें और हमारा ये कोण क्या है, तो हमारा बचा हुआ कोण देखो कितना है, ये बच रहा हमारा बचा हुआ कोण देखो, बताओ कितने डिग्री का है। अब हमारे पास ये कोण बच गया, बताओ ये 180 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, जब 180 तो इतना ही हो गया हमारा, ये हमारा 180 तो प्लस में अब इतना और जोड़ेंगे। अब ये कितना भी हो 180 डिग्री से बड़ा हो गया ना, तो इसीलिए ये कोण हमारा पूरा, इसलिए हमारे टोटल कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री से बड़ा। और जब अभी हमारा कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं अवतल। ठीक है, तो ये उत्तल बहुभुज अवतल बहुभुज समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, अब सम विषम बहुभुज वाला हो गया। अब देखो कोई भी बहुभुज लेंगे उसमें दो ही चीज हमारे पास, एक तो कोण होता है और एक भुजा होती है उनकी।
तो सम होगा तो सभी भुजाएं समान होगी और सभी कोण भी समान होंगे, तो सम बहुभुज। अगर किसी में भुजाएं समान है कोण समान नहीं है तो विषम बहुभुज, या किसी में भुजा सॉरी कोण समान है भुजा समान नहीं है तो भी उसे क्या कहेंगे, विषम बहुभुज। अब अंतःकोण और बहिकोणों का योग देखो, अंतःकोणों का योग एक तो तरीका होता है फॉर्मूला से, एन एन मतलब जो भुजा दी जितनी भुजा का बहुभुज है हमारे पास वो एन का मान होता है, वो उनमें से 2 घटाओ 180 से गुणा कर दो, टोटल हमारे पास क्या आंतरिक कोणों का योग आ जाएगा। या हम उसको या फिर हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, हमें पता है बहुभुज में से कितनी भुजा दी हुई हो, षटभुज हो, पंचभुज हो, अष्टभुज हो या 10 भुजा वाले हो, सभी भाई सभी जो इन भुजाओं से जो हमारे पास आकृति बनती है, जो भी बहुभुज आता है हमारे पास, उन सभी का बाह्य कोणों का योग हमारे पास 360 होता है। अब आपको जैसे 10 डिग्री का मान आपको दिया गया कि हमारे पास एक षटभुज है, उसके आंतरिक कोण का योग बताइए, तो हमें आंतरिक कोण का मतलब याद नहीं है कि हम कैसे याद करें, तो हमें पता है कि उसके बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। अगर बाह्य कोण का योग 360, एक मिनट आपको समझा देता हूँ, मान लो हमारे पास षटभुज है, मान लो ये हमारे पास क्या है षटभुज। अब षटभुज में देखो याद रखना, पहली बात तो ये बताओ भुजा कितनी होती है, 6। अरे ये तो सबको पता होगा भुजा 6 होती है। अब हमें क्या पूछे, आंतरिक कोणों का योग, यानी इन कोणों का योग पूछा हमें, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, हम कैसे निकालें। अब चलो मान लो वो फॉर्मूला भूल गए, n-2 आल इंटू 180, हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि इसके बाह्य कोणों का योग होता है ना, वो कितना होता है, बाह्य कोणों का योग 360 होता है। अब ये जितने भी बाह्य कोण दिए हुए ना, इसका योग हमारे पास कितना, बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, तो हमारी भुजा कितनी है हमारे पास 6, तो हम क्या करेंगे 360 में 6 का भाग दे देंगे, तो हमारे पास एक कोण कितने का आ गया, 60 डिग्री का। इसको मतलब ये जो बाह्य कोण है हमारे पास ये कितना है, 60 डिग्री का। हमें कोण याद करना है आंतरिक, तो देखो अब वही बात मैंने क्या बताया, सरल रेखा पर बना कोण कितना डिग्री का, सरल रेखा पर बना कोण हमारे कितना 180। देखो अब ये भुजा पर है, अब ये कोण है हमारे पास और ये हमारे पास क्या एक सरल रेखा है, ये पूरी क्या हमारे पास सरल रेखा बना कोण कितना 180 का होगा ना, हमारे पास ये इतना है, इतना कोण हमें पता है कितना है 60 का, तो हमें याद ये तो याद करना है ना, तो 180 में से आप क्या करते हैं 60 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 120 डिग्री, तो ये आंतरिक कोण होगा ना, ये हमारा कितना डिग्री का हो जाएगा 120 डिग्री का। अब ये सभी कोण समान होंगे 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120 का, और ये भी कोण भी कितना हो जाएगा 120 का, तो हमारे पास टोटल कोण कितने अंदर 6, तो 120 को हम किससे गुणा करेंगे 6 से गुणा कर दें, तो हमारे पास टोटल योग आ जाएगा 720 डिग्री, ठीक है। ये हो गया, चलो अब हम शुरू करते हैं हमारा आगे का टॉपिक गणित। देखो मैंने ऊपर लिखा भी है गणित कक्षा 8 चतुर्भुज समझना पाठ परिचय, इन पाठ का परिचय भाग नंबर 2 एक हमने देख लिया, जो अब मैंने रिवाइज भी करवा दिया आपको और आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अब बात करें हम चतुर्भुजों के प्रकार के, तो हमारे पास देखो एक चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज, एक होता है पतंग, एक होता है समांतर चतुर्भुज, एक होता है सम चतुर्भुज, एक होता है आयत, एक होता है वर्ग। तो हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे, ठीक है। देखो पहला हमारा चतुर्भुज ले लेते हैं हम समलंब चतुर्भुज, तो पहला हमारा क्या रहेगा समलंब चतुर्भुज। देखो मान लो ये हमारा समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी। अब देखो समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, अब देखो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, देखो ये ए बी, एक तो ए बी रेखा है, इसको आपने आगे बढ़ाया एक सी डी, ये क्या है समान है, लेकिन ये एड डी है, इसको जैसे हम आगे बढ़ाए तो ये क्या है एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु को जरूर काटेगी, ठीक है काटेगी ना। तो समलंब चतुर्भुज यानी ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए, तो यानी एफ बी और सी डी ये भुजा क्या है ये समांतर है, इसको आप कितना भी आगे बढ़ा दो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, तो यानी कि जो समांतर जिस रूप में चलती जा रही है उसी रूप में चलती रहेगी। इसका मतलब हमें याद रखना है कि समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए,
दोनों युग्म समांतर है भी नहीं, हमें पता है, क्योंकि अगर हमने एडी और बीसी को आगे बढ़ाया तो किसी ने एक किसी न किसी बिंदु पर क्या करेगी, एक दूसरे को काटेगी। ठीक है, तो देखो ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म क्या हो समांतर, उसे हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज। अब देख लो इसमें ये जितने भी आकृतियां दी हुई है आपको, ये सारी आकृति क्या समलंब चतुर्भुज है। देखो इसमें इसको भी आप पीछे बढ़ाओगे तो ये किसी न किसी बिंदु पे काट देगा। तो यानी इसमें देखो ये आकृति, देखो इसमें ये भुजा समांतर है, इसमें ये समांतर है और इसमें ये युग्म समांतर है। नहीं, अब देखो कम से कम एक बताया मैंने, दोनों भी हो सकता है। अब जैसे मान लिया हमने ये ले लिया समांतर, ये चतुर्भुज है, तो इसमें तो ये दोनों भुजाएं समांतर रहेगी, ये भी रहेगी ये भी रहेगी, तो हमने तो इसे भी हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं। तो हमारे क्या एक युग्म तो होना चाहिए, दोनों भी हो सकते हैं, एक युग्म तो हमारा क्या समांतर होना चाहिए, उसे हम बोले समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अब बात करते हैं हम पतंग की। इन अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म लंबाई में क्या है, बराबर होते हैं। युग्म का मतलब जोड़ा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पतंग। देखो मान लो एक हमने ये ले लिया और एक हमने ये ले लिया, अब देखो एक हमारा ए बी सी और डी। अब देखो इसमें क्या है, ए बी और एस सी। तो देखो ए बी और एस सी की लंबाई समान है। अब वहीं पर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, बी डी वो किसके बराबर होगा, डी सी की। यानी ए बी और एस सी की लंबाई है वो क्या बराबर है, और बी डी बी सी और डी सी की लंबाई क्या रहेगी, बराबर। तो यानी तो उसे हम क्या कहेंगे, पतंग। तो यानी दो युग्म है, एक हमारा ऊपर वाला हो गया ए बी और एस सी वाला, एक हो गया हमारा बी डी और डी सी वाला। तो इसमें लंबाई में क्या ये बराबर है, यानी ये दोनों लंबाई में बराबर है और ये दोनों लंबाई में बराबर है। अगर आप पतंग बनाते देखा तो उनके एक से काट के फिर पतंग बना दिया। और आप पतंग ही तो बनाता ही बनाता है, आप जरूरी कौन चोस बनाता हुए ये भी बन जाता हूँ, लेकिन अट्ठे किया अपन वो एक लंबो गाल लियो। अब अपन के पतंग ही तो बनाना होता हो, पतंग बना दिया लो, चलो एक और बना कर लियो और ये अल्लो सा वो बनाए उठे लगाई पूंछड़ी और बनी पतंग, चलो। अब देख लो इसमें कोई कुछ में कोई अंतर है क्या, इसमें ये समान आ जाएगी और ये दोनों बराबर आ जाएगी, तो ये तो पतंग है। ठीक है, अब बात करते हैं हम समांतर चतुर्भुज की। ये देखो समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने यानी सम्मुख भुजाएं क्या बराबर होती है। तो अब सर आप बोले आपने सामने भुजाएं, तो हमारे सर वो उसमें देखा था हमने आयत में भी, हाँ देखा था, तो आयत भी हमारा क्या एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं हमारी क्या होती है। अब ये तो चलो हमारा आयत है, अब देखो इसमें आमने सामने भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो ये भी क्या है हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब इसके गुण थोड़ा सा अलग लिखाऊंगा, अब गुण लिखाऊंगा तो बात करेंगे हम। देखो अब इसमें देखो ये हमारा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो आमने सामने की भुजा बराबर ये। अब इसमें क्या है कि ये ए बी है वो डी सी के बराबर है और ए डी है वो बी सी के बराबर है। तो उसे हम क्या समझते, अब इसके कोई युग्म देखो, इसमें गुण देखो, कुछ आपको गुण दिखाता हूँ ना, वो सही है। अब गुण देखो इसमें आमने सामने भुजा समांतर होगी, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो कोण होते हैं ना, सम्मुख कोण, वो क्या होंगे, समान होंगे। देखो ये कोण समान होंगे, ये कोण समान होंगे। समान मतलब होता है अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, अगर ये y है तो ये क्या होगा, y होगा। इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख मतलब सम माने समान, मुख माने मुंडक सामने, थारा मुंडक सामना बहुत, ये मुंडक सामने कौन सा कोण हो, या नहीं। तो सम्मुख कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं।
3 नंबर क्या है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखो हम यहाँ विकर्ण लेते हैं, अब देखो ये विकर्ण है और एक ये विकर्ण। इस समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में बांटना। तो देखो इसमें तो क्या थोड़ा आपको सही से दिखेगा नहीं, ये तो ये जो दूरी है ना, ये समान रहेगी, बराबर है। जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये रहेगी। जैसे जितनी दूरी ये है हमारी, उतनी ही दूरी क्या है ये है, और जितनी ये है उतनी भी क्या है ये। लेकिन दूरी क्या है, समान रहेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं समद्विभाजित। समान दो भागों में, लेकिन एक दूसरे को समान दो भागों में बांटा है। वो इन दो समान भागों में बांट देगो, यानी ए बी और सी। तो एस सी है वो बिड्डी ने दो समान भागों में बांट देगो, और बिड्डी है वो एस सी ने दो समान भागों में बांटा देगो। और समांतर है बिना पा ये तरीके को खींच देंगे, यानी देखो ए बी समांतर है डीसी के, तो समांतर ये हमारा समांतर का चिन्ह आता है, ठीक है। तो ये जहाँ दिया हुआ आपको ए बी बराबर होगा डीसी के, ए बी समांतर है डीसी, डी समांतर है बीसी के, और एडी बराबर है बीसी के। क्यों, आमने सामने भुजा बराबर होती है ना। देखो आमने सामने की भुजा क्या पता मैंने, आमने सामने भुजा बराबर होती है। तो देखो ये ए बी के जस्ट सामने भुजा कौन सी है, डीसी। तो ए बी बराबर है डीसी, और ये क्या है एडी, तो ये हमारा क्या है एडी, और एडी के सामने भुजा कौन सी है, ये एडी है, इसलिए सामने भुजा कौन बीसी। तो देखो एडी बराबर एडी किसके बराबर होगा, बीसी के। अब हमने बात किया कोण ए, ये कोण इसके समूह कोण कौन सा होता है, सी। तो कोण ए बराबर होगा कोण सी के, और कोण बी बराबर होगा कोण डी के। अब ये हमारा ओ है, देखो अब समद्विभाजित यहाँ पता चलता है। देखो ओ ए, यानी ये ओ ए से ओ की मध्य दूरी और ओ से सी की दूरी क्या है, बराबर है। तो देखो ओ ए बराबर है ओ सी के, और ओ बी बराबर है ओ डी के। अगला पॉइंट देखो, बनने वाले दोनों त्रिभुज एक दूसरे को सम होंगे। त्रिभुज का मतलब विकिरण। जैसे मान लो ये हमारा क्या विकिरण ना, चलो देख लेना बाकी चुकी पंडित जैसे भी है। तो देखो डी भी हमारा ये विकिरण है। तो देखो एक नीचे त्रिभुज बन रहा है ये, और एक त्रिभुज ऊपर बन रहा है। एक तो त्रिभुज हमारा क्या होगा ये है, और दूसरा हमारा त्रिभुज कौन सा हो गया, और ये एक त्रिभुज हो गया हमारा ये, ठीक है। ये दोनों सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम का मतलब, अब देखो त्रिभुज सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, सर्वांग सम का मतलब होता है सर्व प्लस अंग। सर्व माने सभी, अंग मान समान, सभी अंग समान हो उसे हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम। तो ये जो हमारा ये, आप जब इस त्रिभुज को ए बी डी को जब आप इसके ऊपर रखोगे ना ऐसे, तो ये निचले वाले को ढक लेगा। इसका मतलब जो ये त्रिभुज है ना, ये पूरा क्षेत्र इसका इतना ही कवर ये एरिया करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सर्वांग सम त्रिभुज। तो इन दोनों के सभी अंक क्या समान होंगे, क्यों ये इसके बराबर होगा। तो इसमें क्या सभी अंक समान होंगे। देखो एक ही कर लेते हैं, ये त्रिभुज बनेगा हमारा एक, ये त्रिभुज बनेगा आपका सारा, ये रेग बनेगा पूरा वाला। अब देखो ये डी, ये भुजा है हमारी, ये अब ये भुजा है तो इसकी समानता हो जाएगी ये, और ये वाला है तो इसके समान रहेगी ये। तो इसमें क्या है सभी अंक समान होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं सर्वांग सम। ठीक, अब बात करते हैं हम सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, सम माने समान, चतुर्भुज चतुर्भुज, सम का मतलब समान। तो यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। सभी का मतलब चारों। अब जैसे ये ले लिया मैंने आपको, ये मान लो हमारा वर्ग ही तो है। तो इसका अगर थोड़ा सा अगर हम इसको टेढ़ा कर देना, जैसे मान लो इसको मैंने ऐसे कर दिया, इसको, ये भी हमारा क्या सम चतुर्भुज, ऋषि भी क्या समान। चारों भुजाएं देखो, इसमें भी चारों भुजाएं समान होती है, देखो इसमें भी क्या है चारों भुजाएं समान होती है, और इसमें भी क्या है चारों भुजाएं क्या समान है। तो इसे हम कहेंगे सम चतुर्भुज। लेकिन इसमें फर्क आता है तो कोणों का आता है। इसमें वर्ग में क्या होता है, चारों कोण बराबर होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो इसमें चारों कोण समान नहीं होते, इतना अंतर आता है वैसे इसमें। और देखो समूह कोण बराबर होते हैं, तो इसमें क्या समूह कोण, वही बात समान चतुर्भुज वाले, समूह कोण बराबर होते हैं। तो यानी मैंने आपको बताया आयत हो चाहे वर्ग हो, वो क्या है, वो समांतर चतुर्भुज होता है हमारा। तो देखो इसमें भी हमारा क्या है, समूह कोण बराबर होते हैं, चारों भुजाएं समान होती है, चारों भुजाएं समान होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। वही बात आमने सामने, जैसे चारों भुजाएं बराबर होता है, आमने सामने ऑटोमेटिक होगी आमने सामने की।
विकिरण समांतर के चतुर्भुज कोणों को, अब ये देखो आप यहाँ पर विकिरण है वो सम चतुर्भुज के समूह कोणों को भी समद्विभाजित करते हैं। इसमें मैं आपको जो अंतर है वो समझाता हूँ। देखो दोनों आपको समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज में साथ में लेकर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सम चतुर्भुज से हो रहा है। हाँ शाबाश, इस बार थोड़ा सा अच्छा बना है। और एक बनाते हैं हम, एक बनाते हैं सम चतुर्भुज। ये देखो अब देखो इसमें इसमें दो बात याद रखना, ये बात समान है ना। ये समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये पता है आपको। देखो ढंग से समझ लेना, दोनों को कॉम्बिनेशन, दोनों को मतलब साथ में लेकर समझा रहा हूँ तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसमें हमने एक चीज देखी थी समांतर चतुर्भुज में कि ये जो विकिरण है ना ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब समान भागों में विभाजित करते हैं, यानी जितनी दूरी ये होती है उतनी दूरी क्या होगी, ये होगी, और जितनी ये होगी उतनी क्या होगी, ये होगी। लेकिन सम चतुर्भुज में भी समद्विभाजित करते हैं। देखो सम चतुर्भुज में भी क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो कोण है ना ये कोण समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री का हो, लेकिन सम चतुर्भुज में ये कोण 90 डिग्री के होते हैं। जब दो विकिरण सम चतुर्भुज में एक दूसरे को काटते हैं तो ये जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है। इसलिए हम कहते हैं कि विकिरण है वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखो समांतर चतुर्भुज में मैंने क्या बताया कि विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भाग बांटा है विकिरण। लेकिन सम चतुर्भुज में क्या होगा, विकिरण है वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये जो कोण होगा ना ये इसका 90 डिग्री का हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये ना सम चतुर्भुज इसमें ये विकिरण एक दूसरे को किसी 90 डिग्री पर ही काटते हैं। ये याद रखना एक बात तो ये। दो नंबर, जो समूह कोण होते हैं वो आमने सामने कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में जो विकिरण होती है वो उस कोणों को समान दो भागों में बांटे या दो भागों में काटे कोई जरूरी नहीं है। सम चतुर्भुज में आप एक चीज और याद रख लेना, ये जो विकिरण हमारा ये विकिरण हमारा ये विकिरण है, इन कोणों को भी क्या करता है, दो भागों में बांटता है। ये जो हमारा विकिरण दिया कोण दिया ना, चलो आपको मैं अलग डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करके समझाता हूँ। ये मान लो ये हमारा समचतुर्भुज, ठीक है ना। तो ये जो कोण है ना, ये कोण और जो ये हमारा विकिरण है वो इन कोणों को भी क्या है, दो समान भागों में काटता है। यानी जितनी दूरी ये हो या जितना कोण ये होगा उतना ही कोण का होगा ये होगा। तो ये कोण भी हमारे क्या है, समान है। ये विकिरण उसको दो समान, यानी ये कोण अगर हमारा 30 डिग्री का है तो ये हमारा पूरा कोण अगर हमारा 60 डिग्री का है ना, और जब ये विकिरण है और ये विकिरण जब यहाँ से गुजरेगी तो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी इसको भी 30 और ये भी कितना हो जाएगा 30। अगर ये 90 का होगा तो ये दोनों 45 के हो जाएंगे, 45 के हो जाएंगे। जैसे मान लो ये हमारा समचतुर्भुज है, ठीक है। और अब हम इसे विकिरण, अब हम इसे डालते हैं विकिरण। तो जैसे मान लो हमने विकिरण डाल दिया यहाँ पे, और ये कोण हमारा 90 डिग्री का है ना, तो ये विकिरण है वो समचतुर्भुज में क्या करेगी, इन दोनों कोणों बराबर बराबर भागों में बांट देगी। 45 डिग्री का ये हो जाएगा और 45 का भी ये हो जाएगा। तो यानी कोणों को भी कोणों को समद्विभाजित करती है, बात एक। बात नंबर दो, विकिरण आपस में खुद को एक दूसरे को भी समद्विभाजित करती है, लेकिन 90 डिग्री पर। तो यानी समकोण पर समद्विभाजित करती है, और ये जो शीर्ष कोण है ना उनको भी दो समान भागों में बांटती है। ये दो चीजें आप याद रखना। तो देखो समकोण बराबर होते हैं, विकिरण एक दूसरे को समकोण, अब देखो
ये आ गया नाम समकोण। ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। चारों भुजाएं समान होगी, ठीक है। आगे देखो, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। ये पॉइंट हम देख ले, कोई भी दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलो इसमें एक चीज और देख ले तो आप, ये जो मान लो ये जो कोण हमारा ये, ठीक है, तो ये कोण है, तो ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग है वो हमेशा 180 डिग्री होगा इसमें। ये वो आगे आगे जो चैप्टर आएगा आपका कोण वाला, उसमें समझाऊंगा तो आप आपको समझ में आ जाएगा। और चलो अभी यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लो यहाँ पर। तो इस लाइन का कहने का मतलब है ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग है वो 180 डिग्री होता है। अब वो क्यों होगा देखो, वो इसलिए होगा कि हम पढ़ेंगे आगे कोणों में एक, कि ये दो समांतर चतुर्भुज जब एक तिर्यक रेखा काटे तो इस तिर्यक रेखा के एक और बने आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये भी तिर्यक रेखा ही तो है। अब आप इसको भूलो, अब आप इसको छोड़ दो और यहाँ देखो, ये हमारा क्या, ये और ये और ये, तो ये हमारा क्या समचतुर्भुज ही तो है। और मैंने क्या कहा, समचतुर्भुज में ये शीर्ष कोणों का योग इतना अपश्री में हम सम्मुख शीर्ष कोणों का योग इतना होता है 180। और यही हमने देखा था कि एक तिर्यक रेखा काटे तो इसके एक बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यही बात है। और जब हम इसको समचतुर्भुज ले लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। कोई भी दो आसन कोणों का योग कितना होता है, सॉरी हाँ आसन कोण, आसन कोण पास वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। विकिर्ण समचतुर्भुज की, अब देखो विकिर्ण है वो समचतुर्भुज, विकिर्ण क्या है, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण को भी समद्विभाजित करती है, सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करती है। सम्मुख कोण वही आपको एक बार और बता देता हूँ, ये कोण और ये कोण, और ये काटेगी ना इसको तो समान भागों में तोड़ेगी, इसको और इसको भी समान भागों में तोड़ेगी, ठीक है। समचतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग 360 होता है, ठीक है। चतुर्भुज आंतरिक कोणों का योग तो 360 हो जाएगा, क्योंकि अब कोई सर कैसे होगा देखो, वैसे तो आपको पता ही होगा, नहीं पता देख लो मैंने क्या बोला है, इस कोण का इस कोण का है आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये तो इसके भी आसन है, तो ये इसका आसन कोण होती है, इन दोनों का योग कितना होगा 180। तो 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा 360। इसीलिए कहा गया इसका आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब ये तो क्षेत्रफल वगैरह मैंने लिख रखा है, और आपके अगर काम आएगा तो आगे देख लेंगे। फिर देखो अब मैंने नोट में चीज लिखा है, समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो समचतुर्भुज आप एक समांतर चतुर्भुज भी बोल इसका, ठीक है। अब बात करते हैं आयत की। तो देखो आयत, आयत में हमें पता ही है, ये हमारा मान लो आयत है। आयत में क्या देखा हमने, आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है, यही तो है। तो आयत में आमने सामने की भुजा हमारी क्या होती है बराबर होती है, और प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं आयत कहेंगे। और वही हम आपको वर्ग को भी समझाता हूँ, वही वर्ग का देख लो आप। फिर हमारा अगला आता है वर्ग। तो पहले ये हमारा वर्ग है, वर्ग में क्या होता है चारों भुजाएं बराबर होती है, और प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का। चारों भुजाएं क्या होती है बराबर, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का। उसे हम क्या कहेंगे वर्ग। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि, तो आज हमारा बेसिक होता है इस टॉपिक का, चतुर्भुजों को समझना, इस टॉपिक का आज हमारा बेसिक क्लियर होता है। और अब आप कोई भी सवाल, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओ, तो अब आप सवाल करना। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं सवाल करवा दूंगा। वरना अभी क्या है कि मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ थ्योरी करवाऊंगा मैं, और उसके बाद आप खुद कर लेना। तो आज हमारी इसकी थ्योरी होती है कंप्लीट, और कल हम देखेंगे हमारा अगला प्रश्नावली 4, उसका बेसिक। तो पहले क्या मैं आपको प्रश्नावलियों का बेसिक बेसिक करवाता चलूँगा, और आपके इन बेसिकों को बड़े तरीके से पढ़ लेना। यानी आप उस कंसेप्ट को, बेसिक कंसेप्टों को आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना, आप बेसिक कंसेप्टों को जितना ज़्यादा पढ़ोगे तो आप उस पर अगर पकड़ मजबूत है ना आपकी, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उस बेसिक कंसेप्ट को ढंग से याद कर लो, सवाल ऑटोमेटिक हो जाएंगे, मुझे करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सवाल करना, और कोई भी सवाल अगर समझ में नहीं आता है तो वो देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो सवाल करवा दूंगा, मेरे हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो
आप खुद ही कर लोगे। और अभी तो मेरा ये प्लान है कि मैं आपको हर टॉपिक का बेसिक करवाते हुए चलूँ, क्योंकि सवाल तो आप जहाँ पढ़ते हो ना भाई सर, वहाँ यानी जिस संस्था में आप जाते हो संस्था वाले करवा देंगे आपको सवाल तो है। पासबुकें भरी पड़ी है, संस्था वाले भी क्या कहते हैं डायरेक्ट सवाल ही करवाते हैं। क्योंकि मैंने ये मतलब फील किया है, और मैंने भी एक दो स्कूलों में देखा है। मेरे पास मतलब ऑफलाइन में कोचिंग चलाता हूँ तो मैंने वहाँ भी देखा है। तो उन बच्चों को उनके नोट्स देखो तो आपको पता नहीं चलता कि वो करवा क्या रहे हैं। इसीलिए मैंने क्या बेसिक कंप्लीट करवाना शुरू किया है कि अगर बच्चों को बेसिक करवा देंगे ना, सवाल तो अपने आप कर लेंगे। सो धन्यवाद।